अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? जी आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम आ रही है। जी मैम आ रही चलिए हम आज अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस को। वेक्टर्स को हमने देखा था, तो हमने अब रो और कॉलम स्पेस की जब बात की जाती है तो हम मैट्रिक्स से ही डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास रो क्या होती है और हमारे पास कॉलम्स क्या होती हैं। एज ए जर्नल फॉर एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम जो है वो रोज को शो करता है और एन जो है वो कॉलम्स को शो करता है। तो आपके पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स गिवन है, मीन्स के इंफिनिटी फॉर्म तक हो सकता है। तो उसमें आपकी रोज और कॉलम्स को डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट में अगर आप फर्स्ट पूरी लाइन को अगर लिखते हो A11 मीन्स दैट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स दैट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, अप टू सो ऑन। ये आपका जो है A1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है फर्स्ट ही रो है बट कॉलम जो है वो nth टर्म तक जा रहा है। सिमिलरली आपने सेकंड ये जर्नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पूरी लाइन जो है उसको आप क्या कहते हो, हमारे पास ये रो होती है R1, जिसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं। सेकंड को R2 से एंड अप टू सोन RM तक हमने ये इसको ओपन किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम रो कहते हैं। और दूसरा इसमें आता है that are formed from the rows of A are called the row vector space, जिसको हम रोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में से निकाल के एलिमेंट को हमारे पास रो स्पेस आती है। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में वर्टिकल में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं ये हॉरिजॉन्टल में हमने लिए थे, वर्टिकल में जो नंबर्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉलम्स के, तो जिसको हम C1 C2 C3 अप टू CN तक डिफाइन कर सकते हैं। C1 is equals to A11, A12 इसका मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 means that फर्स्ट रो एंड सो A21 आएगा इधर, ठीक है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम अप टू सोन, इसी तरीके से M तक। इसी तरीके से आपने सेकंड को देखना है A12 A22 का मतलब है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये हम जो वर्टिकल लाइन में लिखते हैं ये हमारे पास कॉलम स्पेस होता है। इन आर एन formed from the columns of A are called the column vectors of A। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रो और कॉलम स्पेस की एग्जाम्पल क्या होगी। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है 2 1 0 3 -1 एंड 4। ये मैट्रिक्स हमने एज एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, तो उसमें से रो क्या होगी, मैंने आपको बोला जो हॉरिजॉन्टल साइड पे हम लिखते हैं वो हमारे पास होती है रो। 2 1 एंड 0 ये हमारे पास रो होगी, 3 -1 एंड 4 ये कॉलम, सॉरी ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 3 है, मीन्स है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो इसमें से R1 जो होगा 2 1 0, R2 होगा 3 -1 एंड 4। अगर सिमिलरली इसी में से हम लोग कॉलम्स को फाइंड आउट करना चाहें तो कॉलम्स हमारा वर्टिकल लाइन में होगा 2 एंड 3 1 -1 0 एंड 4। तो इसमें से 2 रोज हमारी आती हैं और 3 कॉलम्स आते हैं और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है इसका। नल स्पेस की बात करें तो नल स्पेस से हमें क्या पता चलता है कि उसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो है वो 0 0 है, उसमें कोई भी एलिमेंट रियल नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, तो उसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हों सारे के सारे जीरो होंगे। The solution space of the homogeneous system of equation Ax is equals to 0, which is a subspace of Rn is called a null space of A। हम Ax को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इक्वल आंसर आएगा 0 के इक्वल। तो ऐसी जो फॉर्म हमारे पास होती है वो होती है नल स्पेस Ax is equals to 0, जिसमें x की सारी वैल्यू जो है वो 0 आ जाती हैं। नेक्स्ट कॉलम स्पेस था, तो कॉलम स्पेस जो है वो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जिसको हम मैट्रिक्स को कॉलम की फॉर्म में लिख सके वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम स्पेस होता है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.7 है आपके पास। एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट Ax एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर ऑफ अ A। अब इसमें आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख के बताना है। तो मैट्रिक्स है आपका ये A है एंड ये साथ में जो कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है 1 एंड 2 ये आपका B मैट्रिक्स है। 2 3 -1 एंड 4 इसको मैट्रिक्स A कंसिडर कर लेते हैं, 1 एंड 2 को मैट्रिक्स B कंसिडर कर लेते हैं।
तो देखिए फर्स्ट कॉलम आपका आता है 2 एंड -1। फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट हमारा एलिमेंट हो गया x का, वो लिखेंगे, प्लस सेकंड कॉलम है आपका 3 एंड 4, तो सेकंड कॉलम के साथ आपका सेकंड वर्ड होगा 2। ये आपने सिंपली सिर्फ इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के चेक करना था। सिमिलरली बी पार्ट है इसका, कॉलम ए सॉरी मैट्रिक्स ए गिवन है और बी जो है वो आपका एक्स साथ में गिवन है, जिसको कॉलम भी कह सकते हैं, -2 3 एंड 5। तो हम फर्स्ट कॉलम लेंगे 4 3 एंड 0 और फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे -2, देन +3 आपने सेकंड नंबर लिया और सेकंड कॉलम के साथ लिखा, देन +5 आपने थर्ड नंबर लिया और इसको थर्ड कॉलम के साथ लेके इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन वेदर B is in a column space of A, express B as a linear combination of the column vectors of A। इसको भी हमने कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में ही डिफाइन करना है कि B जो है वो आपका कॉलम स्पेस आता है या नहीं आता। मैट्रिक्स A गिवन है 1 -1 एंड 1, 9 3 एंड 1, 1 1 एंड 1। सेकंड B जो है 5 1 एंड -1। अब आपने क्या करना है, इसको एक ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। एक ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया जब हमने, तो इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपने, या रिड्यूस फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करते जाना है, ताकि हमें ये जो हमने मैट्रिक्स भी दिया है उसकी वैल्यूज पता चल सके। तो फर्स्ट कॉलम हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। तो दोनों को इकट्ठा लिखने के बाद हमने इसको रिड्यूस में चेंज करना है। तो हम क्या कहते हैं कि लीडिंग एंट्रीज हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं बनती तो जो भी एलिमेंट आते हैं मीन्स दैट वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑलरेडी ही 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 इधर बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 के नीचे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 0 बनाने के लिए 9 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R2 -9 R1 कि क्या करेंगे, R2 में से माइनस कर देंगे 9 R1 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट पूरी रो के साथ आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो में से इसको माइनस करते जाना है। जब ये प्रोसेस किया तो हमारे पास आंसर आता है 0 12 -8 एंड -44। ये 0 बन गया। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पूरे कॉलम में 1 के नीचे जीरोस चाहिए होते हैं। तो इसको फिर लास्ट में भी हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में 1 है तो ऊपर भी 1 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, R3 -R1 करेंगे। तो 1 -1 0, 1 माइनस है तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। 1 -1 भी 0 और -1 एंड -5 ये 6 हो जाएगा। ये करने के बाद अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट आपके पास लीडिंग एंट्री 1 बन गई है, उसके नीचे जीरोस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 12 की जगह भी हमने 1 बनाना है। तो 12 की जगह 1 बनाने के लिए हमने पूरी रो को 12 के साथ डिवाइड कर दिया। जब पूरी रो को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा, -8/12 हो जाएगा और -44/12। इसको सारे को डिवाइड करके, तो ये जो आप डिवीजन करते हैं, जैसे -44/12 आता है तो उसकी कटिंग होके सिंप्लीफाई हो जाता है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके -11/3 लिखा है। लास्ट रो में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही, तो उसको हमने फिलहाल एज इट इज लिखा है। अब देखें यहाँ पे भी 1 बन गया, यहाँ पे भी। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे आइडेंटिटी बनानी है। लीडिंग एंट्रीज हमारी 1 1 एंड 0 आ रही है, बट इस 1 के नीचे भी 0 बनाने की कोशिश करनी है हमने। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R3 -2 R2 कर दिया। तो 2 -2 जब करेंगे तो यहाँ पे 0, बाकी यहाँ पे 0 है, तो 0 में जब ऐड करेंगे 2/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास 4/3 आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करके इसको लिख लेना है। ये काम करने के बाद अब देखें, यहाँ पे हमारा लास्ट पे जो काम आता है वो 4/3 आता है। फर्स्ट रो में भी 1 बन गया और उसके कॉलम में दोनों जीरोस आ गए। सेकंड रो में भी सेकंड 1 बन गया, उसके नीचे 0 आ गई। अब थर्ड जो आइडेंटिटी आपकी आनी चाहिए, यहाँ पे 1 आनी चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, रो 3 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये यहाँ तक आपके पास ये रिड्यूस में चेंज हो गया। अब रिड्यूस में चेंज हो गया, जब इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो अभी ऊपर वाले नंबर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। जैसे अगर इसको हम इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करें तो x1 -x2 + x3 = 5 आता है। तो x2 और x3 फिर अनडिफाइंड नंबर बन जाते हैं, फिर हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो इससे बेस्ट है कि आप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज कर लें।
तो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए लीडिंग एंट्रीज हमारी 1 बन चुकी है, तो हमने क्या करना है, अब इनके अपर में भी जीरोस बनाने की कोशिश करनी है, जैसे इनके लोअर में हमने जीरोस बनाए हैं। तो अपर में जीरोस बनाने के लिए R2 को अब यहाँ पे लिखा हुआ है -2/3, तो R2 + 2/3 R3, मतलब R3 के साथ इसको ऐड कर दिया, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो दोनों को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से ये 1 के ऊपर भी 0 बन गया। अब ये दो चीजें रह गई हैं, -1 एंड 1 को हमने 0 बनाना है। अब -1 को हम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में इसको ऐड करेंगे, ताकि R1 + R2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास -1 + 0 हो जाएगा, और ये 1 आपका एज इट इज, और ये वाला आपका 2 आ गया। अब ये देखिए काम करने के बाद आपके पास सारी आइडेंटिटीज अगर बन जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, जो आपका ये बी पार्ट था, ये वाला 2 - 3 एंड 1, ये जो हमने बी पार्ट लिया हुआ है, तो इसको हम अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। फर्स्ट आपका एज इट इज, बाकी फर्स्ट कॉलम जो भी है आपका वो आपने लिखना है। फर्स्ट कॉलम आप देख लें, आपके पास आता है 1 9 एंड 1। जब फर्स्ट कॉलम 1 9 एंड 1 है और उसका आंसर क्या आता है 2, तो इसको हम लिखेंगे। सेकंड कॉलम है आपका -1 3 एंड 1, तो इसको लिखेंगे सेकंड कॉलम को सेकंड नंबर के साथ। सेकंड नंबर आपका आता है -3। इसी तरीके से लास्ट पे नंबर आपका 1 आता है, तो 1 को लास्ट वाले कॉलम के साथ लिखेंगे। लास्ट वाला कॉमन आता है आपके पास 1 1 एंड 1। ये प्रोसेस करके हमने इसको रिड्यूस में चेंज करके लीनियर कॉम्बिनेशन में आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पार्ट इसका बी है। अगर इसको भी हमने उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए वही सारा प्रोसेस करना है, आपने ये मैट्रिक्स लिख के रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे इस चीज का है कि अगर आपकी सारी आइडेंटिटी बनाने के बाद सारे जीरोस नहीं बनते, तो इसका मतलब है सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड बी इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है और बी जो है वो कॉलम स्पेस नहीं है, जो मैट्रिक्स हमारे पास एक गिवन है उसका, क्योंकि बी में हमें सारी वैल्यूज उसकी फाइंड आउट करने के लिए नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। इसमें भी आपने बताना है कि बी को आप वेक्टर स्पेस में बताएं कि ए का वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस वही करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन है और उसके 2-3 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ए गिवन है एंड बी गिवन है। आपने इसको ए के मैट्रिक्स में चेंज किया, फिर इसको हमने रिड्यूस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है। तो रिड्यूस की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने जो मेथड पढ़ा है, वो लीडिंग एंट्रीज आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके अलावा अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर सारी जो है वो जीरोस होनी चाहिए। तो 1 ऑलरेडी ही है, 1 के नीचे 0 बनाने के लिए हमने R2 में इसको ऐड कर दिया है। R2 + R1 करेंगे तो 0 आ गया। सिमिलरली -1 और +1 होगा, 0 1 -1 0 और 2 + 0 जो है वो 2 आ जाएगा। और मतलब यहाँ पे R2 + R1 किया तो हमारे पास ये पूरी रो का आंसर आ जाता है। इसी तरीके से R3 + R1 जब करना है, तो इसकी जगह भी फर्स्ट रो में आइडेंटिटी के नीचे दोनों जीरोस बनाने के लिए, तो दोनों की जब हमने प्लस माइनस करना है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब एक तो आपकी सारी रो जो है वो 0 हो जाती है, जबकि सारी जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास x1 x2 और x3 तीन जो है वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो आपको x1 x2 और x3 तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। अगर तीनों की फाइंड आउट नहीं होती तो उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो इसमें देखें, अगर आपकी एक रो जो है ये हमने प्रोसेस किया है, इसको चेंज किया रो को, कि R2 3 जो है, इसका मतलब है हमने रो 2 को रो 3 में चेंज कर दिया है। ये जीरोस वाली हम नीचे ले आए रो, और नीचे वाली जो है उस रो को हमने ऊपर लिख दिया, इंटरचेंज किए हैं रोज को हमने। तो ये लास्ट वाली रो पूरी 0 होगी, तो इसको अब हम इक्वेशन में चेंज, सिस्टम में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट x1 इज इक्वल्स टू 1, सेकंड x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू -1, इसका आंसर आता है। अब देखें, अगर इसको सेपरेट करें दूसरी इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आएगा, x2 इज इक्वल्स टू -1 + x3। अब x3 जो है आपका टोटली 0 हो चुका है, तो उसको आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके फाइंड आउट करना है। तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो x3 सपोज कर लिया है कि वो t के इक्वल है। तो उसमें जब जो हमने इक्वेशन बनाई है t के इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, x3 की जगह लिख लेंगे t, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा -1 + t।
ठीक है, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखने के बाद हमने इसको x1 एंड x2 कॉलम में चेंज कर दिया, 1 + 3t। अब देखें आपके पास इसमें दो कॉलम बनेंगे, एक में t इन्वॉल्व है तो एक आपके पास दूसरा रियल नंबर वैसे ही है, तो दोनों को चेंज अलग अलग करने हैं। ये आपका 1 एज इट इज, और देखिए 1 को अलग करना है और t वाली वैल्यूज को अलग करना है। नीचे कोई भी रियल नंबर नहीं है तो उसकी जगह 0 लिखा, प्लस सेकंड कॉलम हमने बनाया 3t और t का। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास अपर में जो मैट्रिक्स आता है वही बनता है, उसको हमने सिर्फ मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि इसमें जो हमने आर्बिट्रेरी टी लिया हुआ है उसको हम दोबारा से कॉमन लेके लिख सकें। तो दोनों में से टी जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आता है 3 एंड 1। तो ये हमारे पास इसके दो कॉलम स्पेस बन जाते हैं इस वेक्टर्स के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड बेसिस फॉर द नल स्पेस एंड रो स्पेस ऑफ ए। नल स्पेस आपने नल स्पेस के लिए आपने बेसिस फाइंड करनी है। अब मैं शॉर्टली आपको बेस की जो डेफिनेशन बता रही हूँ वो ये है कि नॉन जीरो रोज जो आपके पास होती हैं वो बेसिस होती हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो आपकी बेसिस कहलाती हैं। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का गिवन है, इसको आपने रिड्यूस में ही चेंज करना है, वही रोज को और प्लस माइनस करके तो जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। तो जो आपकी पूरी रो हो चुकी है 0, तो वो आपकी बेस में इंक्लूड नहीं होगा। जिस रो में आपके एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो आपका कॉलम जो है वो बेस कहलाएगा। अब देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट है, इसमें आपने मैट्रिक्स को रिड्यूस में जब चेंज किया है तो आपके पास लास्ट वाली रो जो है वो सारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब लास्ट वाली रो सारी 0 होगी तो इसका मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो जो है वो आपकी नॉन जीरो है, मींस दैट इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि R1 एंड R2 जो है वो दो रोज आपकी नॉन जीरोस हैं, तो हमारी टू बेसिस है इसमें। A basis for the row space is R1 is equals to 1 minus 1 and 3 and R2 is equals to 0 1 and minus 19। तो ये दोनों आपकी बेसिस आती है इसमें। अगर आपने रो बेसिस होती हैं और कॉलम भी होती हैं, अगर कॉलम चेक करनी हो तो कॉलम देखें आपके पास क्या आते हैं, C1 1 0, मतलब जिसमें आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है कॉलम आपने वो वाले लेने हैं। बेस रोज के लिए आपने चेक करना है कि अगर एक रो सारी 0 हो जाती है तो उसको आपने बेस में नहीं लेना, बाकी सारी नॉन जीरो रोज जो है वो आपकी बेस में इंक्लूड होगी। अगर आप कॉलम की बात करते हो, कॉलम स्पेस में से आपने बेस चेक करनी है, तो जिस कॉलम में आइडेंटिटी होगी वो आपकी कॉलम बेस होगी। तो फर्स्ट में आइडेंटिटी है 1 0 एंड 0, सेकेंड में आइडेंटिटी है -1 1 एंड 0, लास्ट में नहीं है, जबकि 0 की जगह अगर आइडेंटिटी होता देन हमारे पास ये वाला बेस होना था इस मैट्रिक्स का। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर बी जो है वो इसकी सॉल्व की हुई है, ये आपने खुद करनी है, असाइनमेंट है आपकी, मतलब देख लेनी है, ये सारी सॉल्व फॉर्म में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इस एक्सरसाइज में ये क्या पूछ रहे हैं, इसमें मैट्रिक्स इन रो एचेलॉन फॉर्म इज गिवन। रो एचेलॉन फॉर्म गिवन है, फाइंड बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड। अब देखें ऊपर हमने एचेलॉन फॉर्म में खुद से चेंज किया था, अब क्वेश्चन नंबर 11 में इसको और ज्यादा शॉर्ट पूछ लिया गया है कि एचेलॉन फॉर्म में आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आपने सिर्फ उसमें से बेसिस को बताना है, बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। रो स्पेस के लिए एंड कॉलम स्पेस के लिए, दोनों के लिए आपने बेसिस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करेंगे, मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 0 एंड 2 0 0 एंड 1 0 0 एंड 0। अब देखिए लास्ट आपकी कंप्लीट रो जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है ये हमारे बेस में इंक्लूड नहीं होगी। फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो 1 0 एंड 2 ये आपकी बेस होगी, और सेकंड 0 0 एंड 1 ये बेस होगी। अगर हम कॉलम स्पेस की बात करें इसमें, तो आप क्या करेंगे कि अब देखें आइडेंटिटी किस में इन्वॉल्व है, एक तो फर्स्ट वाले में इन्वॉल्व है 1 0 0, ये आपका कॉलम स्पेस होगा, सेकंड नहीं होगा, इसमें आइडेंटिटी नहीं है, और आपका थर्ड होगा 2 1 एंड 1। तो ये आपने इसमें बेसिस को और कॉलम स्पेस में बता दिया। सिमिलरली बी पार्ट है इसका, इसमें भी आपने बेसिस और कॉलम स्पेस को बताना है।
तो ये आपके पास 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। तो इसको रिड्यूस में चेंज नहीं करना क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। तो अब अगर देखें तो आपके पास लास्ट वाली दोनों रोज जो है वो 0 हो चुकी हैं। जब लास्ट वाली दोनों रोज 0 हो चुकी हैं तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड रो जो है वो आपकी बेस होगी फॉर अ रो स्पेस के लिए। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में देखें, फर्स्ट कॉलम में आपके पास आइडेंटिटी है तो फर्स्ट कॉलम हमारा बेस होगा, और सेकंड कॉलम में आइडेंटिटी है तो सेकंड कॉलम हमारा बेस होगा। तो इन दोनों को हमने क्या लेना है कि हमारी ये दोनों C1 एंड C2 आर बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस। जी, नेक्स्ट रैंक की बात की जाती है। अब आपने कॉलम स्पेस को डिस्कस किया, रो स्पेस को डिस्कस किया, नल स्पेस को डिस्कस किया। अब लास्ट स्टेप जो है वो आपका इसमें है रैंक का। जैसे आपने डायमेंशंस बताई हैं, इसी तरीके से रैंक जो है ये भी कुछ डायमेंशन से ही बिलोंग करता है। तो जितनी आपके पास बेसिस होंगी, आपके पास रैंक भी उतना ही होगा। ये आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में ही गिवन होगी, तो उसी में से ही आपने इसको रैंक को बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करके रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। जब रिड्यूस में इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास जो भी रोज जो है वो आपकी सारी 0 हो जाती हैं, तो वो आपकी रैंक में इंक्लूड नहीं होगी। सपोज दैट ये वाली एग्जांपल लास्ट पे देखें, आपके पास फर्स्ट रो में नंबर एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सेकंड में भी इन्वॉल्व है, लास्ट वाली दोनों जो है वो कम्प्लीटली 0 हो चुकी है। जब लास्ट वाली दोनों रोज आपके पास कम्प्लीटली 0 हो चुकी हैं तो ये एक तो हमारी बेस में भी इंक्लूड नहीं होगी। अगर हम देखें तो आप हमारे पास जो डायमेंशन है इसकी मैट्रिक्स की वो होगी 2, क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज हैं इसमें, और जितनी डायमेंशंस होती हैं उतना ही रैंक होता है हमारे पास। तो इसका रैंक भी क्या होगा, 2 होगा। जितनी डायमेंशंस होंगी उतना ही हमारा रैंक होगा इसमें। ठीक है, बाकी डेफिनेशन नैलिटी ये हम लोग कर चुके हैं, इधर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, देखें डायमेंशन की। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमने रैंक पढ़ा है, कॉलम स्पेस पढ़ा है, बेस पढ़ा है, डायमेंशन पढ़ा है, इन सब की हम एक्सरसाइज अब देखते हैं। एक्सरसाइज में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं। एक्सरसाइज 4.8 गिवन, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स है बाय रिड्यूसिंग इट टू रो एचेलॉन फॉर्म। अब देखें हमें यहाँ पे खुद से क्या भी दिया कि रिड्यूसिंग इट टू रो एचेलॉन फॉर्म, इसको रिड्यूस करें और फाइंड करना है रैंक। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने जो देखा है प्रोसेस उसी को फॉलो करेंगे। तो मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसको हमने सॉल्व कर लिया, जीरोस बनाने की कोशिश की। फर्स्ट पे आइडेंटिटी बनी हुई है तो R2 माइनस 2R1 किया तो 0 मीन्स दैट R2 को हमने माइनस कर देना है 2R1 के साथ, तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो इसके 0 आ जाते हैं। इसी तरीके से आपने रो 3 को माइनस 3R1 के साथ किया, रो 4 को माइनस 4R1 के साथ सॉल्व किया। जब ये काम किया तो आपके पास तीनों रोज जो है वो 0 आ जाती है, सिर्फ एक रो जो है वो आपकी नॉन जीरो होती है। तो रैंक कितना आएगा, डायमेंशन भी इसकी कितनी है, एक है, बेस भी एक है और रैंक भी एक ही होगा। अब नेक्स्ट आपने इसके इक्वेशन, इसको इक्वेशन में चेंज कर देना है। जब इक्वेशन में चेंज करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आपका x1 को शो करता है, सेकंड x2, थर्ड x3 एंड फोर्थ x4। तो x1 प्लस 2x3 सॉरी 2x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से आपने किसी एक नंबर को सेपरेट कर लेना है। जैसे x1 को सेपरेट कर लिया तो दूसरी साइड पे x2, x3 एंड x4 जो है वो नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं और इसके हमें आंसर भी नहीं पता। तो जब हमें कोई ऐसी फॉर्म गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी नंबर सपोज कर लेते हैं। तो सपोज दैट x2 हमारे पास s हमने रख लिया, x3 को t रख लिया और x4 को u रख लिया। डिफरेंट नेम इसको देके फिर हमने इसके कॉलम्स को लहदा कॉलम स्पेस में इसको चेंज करना है। ये तीनों करने के बाद x1 में हमने x2 की जगह s पुट कर दी, x3 में t पुट कर दिया एंड x4 में u पुट कर दिया। ये काम करने के बाद अब आपने इसको मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, x इज इक्वल टू x1, x2, x3 एंड x4, और x1 का जो आपने आंसर निकाला था -2s + t - u वो लिखा,
x2 आपने s लिया था, x3 t लिया था और x4 u लिया था। अब ये लिखने के बाद इसमें 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इंक्लूड है, s t and u। अब तीनों को आपने सेपरेट कर देना है। फर्स्ट पे s है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है तो 0, फोर्थ में भी नहीं है तो 0। सेकंड में भी t है, t लिखेंगे, इसमें नहीं है 0, थर्ड पे है t लिख लेंगे। सिमिलरली आपने u का भी यही प्रोसेस करना है। अब इसमें से s कॉमन आता है, इसमें से t कॉमन आता है और इसमें से u कॉमन आता है। तीनों को आपने कॉमन ले लेना है। जब तीनों को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितने आते हैं नलिटी, 3 स्पेसेस आती हैं। तो आपके पास नलिटी ऑफ ए कितना होगा 3 एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द बेसिस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अलावा ये आपके पास मैट्रिक्स की बेसिस भी कहलाती है।